दोस्तों, इस वीडियो में आप कक्षा 7 के अध्याय 1 में पूर्णांक की समझ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरी अंत तक देखें, ताकि यदि आप इस वीडियो को छोड़कर देखते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको प्रश्नावली 1.1 को हल करने में काफ़ी समस्या आएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखते हैं इस अध्याय के बारे में। तो हम पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों से परिचित हैं। इस अध्याय में पूर्णांकों, उनके गुणों एवं संक्रियाओं के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, और इससे पहले हम पूर्ण संख्या एवं पूर्णांकों की पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो दोस्तों, कक्षा 7 में हम लोग पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या से परिचित हो चुके थे, और इसी का अब पुनरावृत्ति किया जाएगा, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का। तो पुनरावलोकन में दिया गया है कि पिछली कक्षा में हमने सीखा, यानी पिछली कक्षा यानी छठे कक्षा में आपने कुछ जो पढ़ा है उसका यहाँ पर पुनरावृत्ति किया गया है। यहाँ दिया गया है 1 नंबर में, यदि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई को धन चिन्ह के साथ 560 मीटर तथा कुएं की गहराई को ऋण चिन्ह के साथ 65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऊंचाई को धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो गहराई को ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। दूसरा है, लाभ को धन पूर्णांक से तथा हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, यदि हमें व्यापार में लाभ हो तो उसे हम धन पूर्णांक से व्यक्त करेंगे, यदि हानि हो तो उसे ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। फिर अगला, शून्य से ऊपर के ताप को धनात्मक तथा शून्य से नीचे के ताप को ऋणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। यानी शून्य से अधिक तापमान कहीं हो तो उसे धनात्मक के साथ लिखा जाता है, और शून्य से नीचे तापमान होने पर उसे ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न राशियों की सूची दी गई है जिन्हें धन पूर्णांक से दर्शाते हैं। तो इनके विपरीत कौन सी राशियाँ होंगी जिन्हें ऋण पूर्णांक से व्यक्त कर सकते हैं? तो पहला है समुद्र तल से ऊंचाई। यदि हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई को धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो ऋण पूर्णांक में इसी को, यदि समुद्र तल से गहराई की बात हो तो उसे ऋण पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। यदि आबादी में वृद्धि हो तो उसे धन पूर्णांक में व्यक्त करेंगे, और यदि आबादी में कमी हो तो उसे ऋण पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। औसत से अधिक वर्षा को हम धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं, तो औसत से कम वर्षा को हम ऋण पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। फिर है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को हम धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। किसी स्थान से दाईं ओर को यदि हम धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो किसी स्थान से बाईं ओर को हम ऋण पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। लाभ को धन पूर्णांक में तो हानि को ऋण पूर्णांक में, जमा धन को धन पूर्णांक में तो निकासी धन को या निकाले गए धन को हम ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। औसत से अधिक उपज को हम धन पूर्णांक में व्यक्त करते हैं, तो औसत से कम वर्षा को हम ऋण पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों, ये आपने समझा कि कहाँ धन पूर्णांक में किन राशियों को व्यक्त करेंगे और किन राशियों को ऋण पूर्णांक में। अगला है इस रेखा को आप देखिए, इससे आप पहले भी परिचित हो चुके होंगे। ये एक संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा पूर्णांक संख्या को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इस पर धनात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है, और मध्य में शून्य भी है। हम जानते हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्णांक है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 आदि धन पूर्णांक है, तथा -1, -2, -3, -4, -5 आदि ऋण पूर्णांक है। कहने का तात्पर्य है, जिसके साथ धन का चिन्ह लगा हुआ है ये सब धन पूर्णांक है, और जिनके साथ ऋण का चिन्ह लगा हुआ ये सब ऋण पूर्णांक है। अब दोस्तों, शून्य न तो धन, अब इस संख्या रेखा के बारे में कि कुछ बिंदुओं को आपको याद रखना है, तो उसी को यहाँ दिया गया है। तो शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। कहने का मतलब है, शून्य को न तो हम धन पूर्णांक मानेंगे और न ही ऋण पूर्णांक। तो इन टॉपिकों को आप याद कर लीजिएगा या समझ भी लीजिएगा तो ठीक रहेगा। शून्य के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में होती हैं, तो शून्य के बाद की जो भी संख्या है ये सब बढ़ते क्रम में है। फिर है अगला पॉइंट 3 नंबर, शून्य के पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में होती हैं। शून्य के पूर्व यानी शून्य के पहले की जो भी पूर्णांक है ये सब घटते क्रम में है, यानी इधर आप जितना जाएंगे ये सब घटते क्रम में जाएगा, और शून्य के आप दाईं जाएंगे तो बढ़ते क्रम में पूर्णांक आपको मिलेगा। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती हैं। यदि आप संख्या रेखा पर बाएं से यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर जाएंगे, यानी बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो संख्या बढ़ते क्रम में होती है।
आप देख भी सकते हैं, -5 है, -4, -3, -2, -1, 0। अब 1 2 3 4 5 6 अनंत तक आगे जहाँ तक बढ़ सकता है। फिर है संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्याएं छोटी होती है। यदि आप संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो संख्या घटते जाएगा। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी संख्या घटते ही जा रहा है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। तो दोस्तों शून्य जो होता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा और प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। चाहे ऋणात्मक में पूर्णांक में 1 भी क्यों न रहे तो ये शून्य से छोटा ही रहेगा, या ऋणात्मक पूर्णांक में कितना ही बड़ा -100 ही क्यों न रहे वो भी शून्य से छोटा ही रहेगा। अब है दोस्तों धनात्मक पूर्णांकों में यदि a बड़ा हो b से तो ऋणात्मक पूर्णांकों में -a से बड़ा होगा -b। जैसे 8 है एक पूर्णांक और 4 है दूसरा पूर्णांक, तो ये दोनों धन पूर्णांक है तो 8 हमेशा बड़ा रहेगा। परंतु जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो जो देखने में छोटा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ देखिए इसके आगे भी माइनस का चिन्ह है, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह है, तो देखने में जो छोटा लगे उसे ही हम बड़ा मानते हैं और जो देखने में बड़ा लगे वही छोटा हो जाता है। फिर अगला 8वां पॉइंट है। अब दोस्तों ये जो कुछ नियम है इसमें किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के प्रत्येक किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम या इंग्लिश में एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5। कहने का तात्पर्य है यदि कोई आपको पूर्णांक दे दिया जाए और बोले इसका आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो कुछ नहीं करना है। जो भी पूर्णांक दिया है, यदि 8 दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -8 हो जाएगा, -8 दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम +8 हो जाएगा। उसी तरह -5 रहे तो 5 हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, 5 रहे तो -5 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपनी पिछली कक्षा में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। यानी जब हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हम दाईं ओर चलेंगे। जब एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। कहने का मतलब है यदि हम 2 और 3 को जोड़ें तो हमें 5 मिलता है, 2 3 को जोड़ने पर हमें 5 मिलता है, तो 5 हमारे दाईं ओर है। तो दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हम दाईं ओर ही चलते हैं। फिर अगला है एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो हम बाईं ओर जाएंगे, यानी -2 और -1 को जब हम जोड़ेंगे तो जो -3 आएगा तो हम -3 हमें बाईं ओर मिल रहा है, इन दोनों संख्या के बाईं ओर है। फिर है एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, कहने का तात्पर्य यदि हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 बाईं तरफ है तो एक बायां तरफ है, तो हम 2 धनात्मक पूर्णांक को जब घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं क्योंकि मान घट जाता है। अब फिर है एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को हम घटाएंगे तो हम दाईं ओर चलेंगे क्योंकि मान बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ कुछ नियम है जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण, तो इसे हम अपनी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण, योग के अंतर्गत समृद्ध गुण या समरक गुण क्या होता है दोस्तों, आप इस वीडियो में आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये टॉपिक कठिन लगता हो तो आज के बाद आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। तो क्या है, जब 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाता है तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इसे ही योग का समरक या समृद्ध गुण कहते हैं। चूँकि 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होता है, यानी क्लोज्ड होता है। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ हम 2 पूर्णांक को जोड़ रहे हैं, 5 और 8। 5 भी एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 13 आता है। 13 भी एक पूर्णांक संख्या ही है।
फिर है -5, -5 एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 1 मिलता है, तो 1 भी एक पूर्णांक संख्या ही है। फिर -10 और 0, तो -10 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें -10 ही मिलता है, तो -10 भी एक पूर्णांक है। फिर -5 को जब हम -6 में जोड़ते हैं तो हमें एक -11 मिल रहा है, तो -11 भी एक -11 जो आया तो ये भी एक पूर्णांक ही है। कहने का तात्पर्य है जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो यही योग का समृद्ध गुण या समरक नियम है। फिर अगला है क्रम विनिमय का गुणधर्म। जब दो पूर्णांक संख्याओं का यहाँ एक मिस्टेक है, योगफल हो जाएगा। जब दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं तो इस गुण को क्रम विनिमय का गुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ -3 पहले है, उसके बाद -5 है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो -8 मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ -5 था पीछे तो इसे हम आगे कर दिए, -3 आगे था तो इसे हम पीछे कर दिए। इन दोनों को भी हल करने पर हमें -8 ही मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्णांक संख्या क्रम में क्रम विनिमय का गुणधर्म होता है। फिर अगला है साहचर्य गुण या सहचारी गुण। इसे इंग्लिश में एसोसिएटिव कहते हैं नियम। जैसे दोस्तों यहाँ 3 पूर्णांक है, -3, -2 और -5। तो दोस्तों एक बार हम -5 को यहाँ ब्रैकेट के बाहर रखें और -3 और -2 को ब्रैकेट के अंदर कर दिए। और चूँकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसे ही हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हल करने के बाद जब लास्ट में इसका मान आता है -10, फिर हम क्या किए, इस बार ये जो -5 बाहर था इसे ब्रैकेट के अंदर कर दिए और यहाँ -3, यानी ये और इन दोनों पूर्णांक को हम इस बार इन दोनों पूर्णांक को ब्रैकेट के अंदर कर दिए और -2 जो अंदर था ब्रैकेट के अंदर था यहाँ पर -2, इसे हम यहाँ बाहर कर दिए। तो फिर भी मान यहाँ -10 ही आ रहा है, यहाँ पर भी -10, यहाँ भी -10 ही आ रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग कि पूर्णांक संख्या में साहचर्य गुण या सहचारी का गुण होता है योग के लिए। तो दोस्तों यह दर्शाता है कि पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है, यानी एसोसिएटिव होता है। अगला है योज तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों किसी भी पूर्णांक में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक वापस मिल जाता है। यहाँ पर भी हम 0 में जोड़े किसी पूर्णांक को या किसी पूर्णांक को 0 में जोड़े तो हमको वही पूर्णांक मिल रहा है। 2 में 0 को जोड़े 2 मिल रहा है, 0 में 2 को जोड़े तो 0 2 ही मिल रहा है। अतः 0 जोड़ के लिए योज तत्समक कहलाता है। अगला है पूर्णांकों का व्यवकलन यानी पूर्णांकों का घटाव। तो दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक ही होता है। इसे ही पूर्णांक के घटाव का संबरक या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब हम दो पूर्णांक को हम घटाते हैं तो हमेशा हमें एक पूर्णांक संख्या ही मिलती है। जैसे -10 यहाँ एक पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। इन दोनों को जब हम घटा रहे हैं तो -15 आया, तो ये भी -15 भी एक पूर्णांक ही है। यहाँ पर 6 भी एक पूर्णांक है, -10 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को हल किए तो हमें 16 मिला, तो 16 भी एक पूर्णांक है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में आप प्रश्नावली 1.1 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे मात्र एक ही वीडियो में। तो इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।